प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर आधारित आकाशवाणी की साप्ताहिक श्रृंखला पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं जैनेन्द्र। दोस्तों, दुनिया भर में इस समय टोक्यो ओलंपिक खेलों की गहमा गहमी है। कोविड महामारी के बीच ये खेल जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रहे हैं 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। इन खेलों पर विस्तार से तो हम चर्चा अपने अगले अंकों में करेंगे, पर आज उस सूरज की चर्चा हम इस कार्यक्रम में करेंगे जिसने भारत में खेलों की दुनिया को हमेशा रोशन करके रखा। और फिर 18 जून 2021 को ये सूरज सदैव के लिए अस्त हो गया। दुनिया जिसे फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है, खेलों की दुनिया में अनेक कीर्तिमान स्थापित करने वाले, अपनी आखिरी सांस तक खेलों को समर्पित मिल्खा सिंह। 1958 में टोक्यो एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक हासिल करके भारत का परचम लहराने वाले और सन 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मिल्खा सिंह अब हम सब के बीच नहीं रहे। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़े श्रद्धा भाव से याद किया था इस लेजेंडरी एथलीट को। साथियों, जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी, लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। अपनी अंतिम सांस तक खेलों के प्रति ऐसा समर्पण दुर्लभ है। मिल्खा सिंह ने खेल जगत में भारत के लिए जो किया वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और सदैव वो हम सबको प्रेरित करता रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों के सामने उसके मां बाप और भाई बहनों का कत्ल कर दिया गया हो, जो शरणार्थी बनकर भारत आया, दर दर की ठोकरें खाई, तिहाड़ की सलाखों के पीछे चंद रातों के अंधियारे को जिया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। बचपन में गांव से शहर के स्कूल तक रोजाना 10 किलोमीटर जाने और 10 किलोमीटर आने के लिए तपते रेत के टीलों को नंगे पैर भागते हुए जिसने पार किया, उसे भला भागने से क्या डर। भागते भागते जिस शिखर को मिल्खा सिंह ने छुआ वो अद्भुत है, विलक्षण है और हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। आज के इस कार्यक्रम में मिल्खा सिंह के जीवन की दुर्गम राहों के सफर की दास्तान और साथ ही सफलता की उनकी कहानी हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। ये सही बात है कि मिल्खा सिंह का जीवन जो है एक खुली किताब है। कोई भी इंडियन ऐसा नहीं होगा, चाहे वो इंग्लैंड में रहता है या अमेरिका में रहता है, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी रहता है, जो मेरे टाइम के लोग हैं जिनकी एज 80 के आसपास है, मैं समझता हूं कि वो तो मिल्खा सिंह के जीवन से वाकिफ हैं। मगर जो आजकल की जनरेशन है, जो 30 साल से नीचे है, 30 ईयर से जो नीचे की जनरेशन है, उनको मिल्खा सिंह के नाम तो उन्होंने मिल्खा सिंह का जरूर सुना है, मगर मिल्खा सिंह किस आग में से निकला है, कितना हार्ड वर्क करके मिल्खा सिंह बना है, ये इन जो जनरेशन है इनको मालूम नहीं। The eyes of the world are on Rome, where the 17th Olympic meet is being held. India's Claudius, the hockey captain, leads his country's contingent.
The men's 400 meters race proved to be the most dramatic event. Milkha Singh of India, in spite of his best timing so far, is beaten to 4th place. 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में सभी को उम्मीद थी मिल्खा सिंह भारत के लिए पदक जरूर जीतेंगे। तब तक का उनका प्रदर्शन इस दावे को और मजबूती प्रदान करता था। 1958 के कार्डिफ ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ खेलों में 440 यार्ड की दौड़ में उन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया था। मुझे अभी तक याद है कि 1958 के अंदर जब मैंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कार्डिफ के अंदर, तो उस टाइम तो ये टीवी वगैरह नहीं थे, उस टाइम ये मोबाइल टेलीफोन वगैरह तो नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मगर क्वीन जब आई, मेरे गले के अंदर मेडल डाला, मेरी पूरी हिस्ट्री छपी। मुझे अभी तक याद है, लंदन न्यूज़पेपर के अंदर हिस्ट्री छपी। एक नंगे पांव दौड़ने वाला लड़का, गांव का रहने वाला लड़का, वो कैसे आके यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीत गया। वो हैरान थे इस बात के ऊपर। जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता और क्वीन आई, गले के अंदर मेडल डाला और मिल्खा सिंह विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा हुआ है नंबर 1 के ऊपर, और तिरंगा झंडा हमारा जब उन्होंने अनाउंस किया कि मिल्खा सिंह इंडिया फर्स्ट, तो क्या क्लैपिंग हुई। और 1 लाख अंग्रेज स्टेडियम के अंदर बैठा था। इंडियन तो उस जमाने में मेरे ख्याल 2-4 भी नहीं होंगे वहां, 58 की बात बता। तो क्वीन ने मेडल डाला और मैं तिरंगे झंडे की तरफ देख रहा हूं, तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है और मैं खुशी से रो रहा था। मेरी आंखों के अंदर आंसू थे कि मिल्खा, आज तूने सही मैंने में अपने देश का नाम ऊंचा किया। इसी तरह 1958 में ही टोक्यो एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भी वे स्वर्ण पदक जीत चुके थे। उस समय मिल्खा सिंह बेहतरीन फॉर्म में थे और उनकी टाइमिंग को देखकर तो ये उम्मीद और बढ़ जाती थी। उस समय मिल्खा सिंह जब भी दौड़ने के लिए स्टेडियम में प्रवेश करते थे तो लोग उनका विशेष स्वागत करते और हौसला बढ़ाते थे। वो रोम ओलंपिक की बात है कि जब मैं वहां दौड़ रहा था, तो जब मैं स्टेडियम में जाता था तो जो टनल होती है, टनल से जब आप स्टेडियम के अंदर बाहर आते हैं, तो वो जो जब 1 लाख आदमी स्टेडियम में बैठा होता है, वो समझते थे कि मेरे सिर पे जूड़ा हुआ करता था। तो वो देखते थे जब जूड़ा, वो समझते थे कि ये एक साधु है, सेंट आ गया है। तो वो उनकी सारी बेस्ट विशेज मेरे साथ हुआ करती थी कि कमान सिंह, कमान सिंह। तो उन लोगों ने सरदार देखे नहीं थे उस टाइम। जब मैं रोम ओलंपिक में आने से पहले मैंने दुनिया में सारी 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी, 80 में से 77 जीती। तो दुनिया के हर इंसान को मालूम था, चाहे अमेरिकन है, चाहे रशियन है, चाहे जर्मन है, इंग्लैंड है, सबको मालूम ये था कि अगर 400 मीटर कोई जीतेगा रोम ओलंपिक के अंदर तो मिल्खा सिंह इंडिया का ही जीतेगा। 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 400 मीटर दौड़ देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। लाखों की तादाद में दर्शक वहां उत्साह से लबरेज इंतजार कर रहे थे दौड़ शुरू होने का। खेल प्रेमी दर्शक अपने पसंदीदा धावकों का हौसला बढ़ाने के लिए उतावले हो रहे थे। फिर दौड़ शुरू हुई। स्टार्ट से ही मिल्खा सिंह ने लीड ले ली थी। 200 मीटर की दूरी उन्होंने पलक झपकते पूरी कर ली, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हवा का रुख ही बदल दिया, और यही बात मिल्खा सिंह के सीने में हमेशा एक टीस की तरह चुभती रही। The final of the 400 meters will go down in history. Taking part are the German Karl Kaufmann and the American Otis Davis, who have both equaled Jones's 1956 world record of 45.2 seconds. The German Kinder, India's Milkha Singh and South Africa's Spence are off like bullets. Kinder falls back. Milkha Singh and Spence keep it up till almost out of the curve, when Otis Davis in the center and Kaufmann inside overtake them. वो हर रेस के अंदर प्लानिंग होती है। दुनिया के बेस्ट दौड़ रहे हैं और जब आप फाइनल में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, इस तरह से चीज होती है कि सारी दुनिया वहां दौड़ने के लिए आई हुई है। दुनिया में से जो 6, हमारे जमाने में सिर्फ 6 आदमी फाइनल में पहुंचते थे, आजकल तो 8 आ जाते हैं। 6 आदमी फाइनल में पहुंचते थे, तो इसका मतलब है आपने सारी दुनिया में सबको बीट करके और आप फाइनल में आए। तो वो ये है कि सेमीफाइनल तो हम जीत गए, फाइनल में आ गए, मगर हर ओलंपिक के अंदर ये होता है कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल 1 दिन के बाद हो जाता है। मेरे फाइनल के अंदर 2-3 दिन पड़ गए रोम ओलंपिक के अंदर। तो वो जो 2-3 रातें थीं, उसका स्ट्रेन मुझे इतना मार गया कि मैं अकेला कमरे में पड़ा हुआ हूं, छत को देख रहा हूं, ये सोच रहा हूं कि सारी दुनिया मिल्खा सिंह को देख रही है कि मिल्खा सिंह फर्स्ट आता है कि नहीं आता है।
सारा हिंदुस्तान मेडल की तरफ देख रहा है कि मिल्खा सिंह फर्स्ट आता है कि नहीं आता है। वो 3-4 रातें जो थी ना, जिस तरह से गुजरी हैं आपको मैं बता नहीं सकता। एक एक मिनट जो गुजरा है बहुत मुश्किल से गुजरा है। एक तो वो चीज मार गई। दूसरी चीज, रेस के अंदर मैं इतना तेज दौड़ा, क्योंकि ये जो लेन्स आपको मिलती हैं 400 मीटर की, वो किस्मत की बात है कि आपको नंबर 1 मिल गई, मुझे नंबर 6 मिल गई, दूसरे को नंबर 4 मिल गई। अब जो नीचे वाले रनर हैं, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लेन के अंदर, वो तो आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितना तेज जा रहे हो, किस तरह से दौड़ रहे हो। मगर जो आगे वाला आदमी है 5वीं या 6ठी लेन के अंदर, वो आपको देख नहीं रहा। तो वो रेस मैंने इतनी तेज दौड़ी, पहले 250 मीटर जो थे 250 यार्ड, इतना मैंने फास्ट दौड़ा कि मेरे दिमाग के अंदर, जब मैं 250 मीटर पे पहुंचा, अकेला मैं लीड कर रहा हूं, तो दिमाग में आया कि मिल्खा यू आर रनिंग टू फास्ट, हो सकता है कि तू रेस ही ना खत्म कर पाए 400 मीटर की। तो वो मैंने रिदम अपना वहां पे तोड़ा, ड्रॉप किया। जिस स्पीड के अंदर जा रहा था मैंने उसको कंट्रोल किया, उस रिदम को तोड़ा। तो वहीं किस्मत का सितारा हिंदुस्तान का और मिल्खा सिंह का डूब गया। जब एक बार आप स्पीड तोड़ दो, जैसे कार है, आप कार जा लेकर स्पीड में जा रहे हैं, आप थोड़ी सी उसको ब्रेक दबा दो और पीछे से उस स्पीड के अंदर कारें आ रही हैं, वो आगे निकल जाएंगी, आप पीछे रह जाएंगे। यही मेरे साथ हुआ कि वहां पे वो जो था, मैंने ब्रेक किया अपनी स्पीड को और खत्म हो गई बात। वो मैंने सिर्फ ऐसे पीछे मुड़ के देखा और वो आदमी ऐसे देख रहा है, उतने में मेडल चला। तो ये जो गलतियां हुई हैं, गलती एक बार हो जाए तो वो 4 साल के लिए आप फिर उसको खत्म भूल जाइए, क्योंकि ओलंपिक गेम तो 4 साल के बाद होती है। 2 जिंदगी में जो चीजें मेरे साथ हुई हैं वो कभी मरते दम तक नहीं भूल सकते। एक तो रोम ओलंपिक वाली रेस और एक माँ बाप का जो हुआ मेरे साथ। वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ में एक छोटा सा कस्बा है गोबिंदपुरा। यहीं कोटअड्डू गांव में 20 नवंबर 1921 को एक सिख परिवार में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। उनके पुरखे मूलतः राजस्थान से थे, जो बाद में मुल्तान के पास कोटअड्डू गांव में आकर बस गए थे। मिल्खा कुल 8 भाई बहन थे। कोटअड्डू और उसके नजदीकी 1-2 गांव में मुख्यतः हिंदू और सिख परिवार ही रहते थे, जबकि आसपास के अधिकांश गांव में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। सभी समुदायों के बीच आपसी भाईचारे का भाव था और सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते थे। मिल्खा की शुरुआती तालीम इसी गांव के एक मदरसे में हुई थी, जहां गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। गांव में संचार का कोई साधन नहीं था, अखबारों की वहां तक पहुंच नहीं थी। ऐसे में देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी खबर गांव वालों को तभी हो पाती जब कोई शहर से गांव आता या गांव वाले खरीदारी करने के लिए कस्बे या शहर जाते। शुरुआती तालीम के बाद मिल्खा का दाखिला भी शहर के स्कूल में करवाया गया। गांव से उस स्कूल की दूरी थी 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना। उस समय मिल्खा की उम्र थी 16 वर्ष की और वो साल था सन 1947 का। धर्म के आधार पर देश को बांटने से उपजे उन्माद में डूबा वो साल, जिसने देश की आजादी की आभा को लहूलुहान कर दिया था। इसी उन्माद ने मिल्खा के माता पिता और 4 भाई बहनों को भी लील लिया मिल्खा की अपनी आंखों के सामने। जैसे भाई रहते हैं इस तरह से वो आपस में हम रहते थे। बाहर के जो मुसलमान आए, उन लोगों ने ये चीज आके उठाई कि देखो जी, ये गाड़ियां वहां से कटी हुई आ रही हैं, यहाँ से कटी हुई जा रही हैं, आपने इनको क्यों पनाह दे रखी है। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई भी इंसान, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है या ईसाई है, कोई अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता। तो बात ये थी कि उन लोगों ने हमें ये मैसेज दिया, जो बाहर के कबायली मुसलमान आए, उन लोगों ने कहा कि आप मुसलमान बन जाओ, हम आपको छोड़ देंगे, आप यहाँ पे रह जाइए। तो ये चीज़ किसी को मंजूर नहीं थी, कोई भी इस चीज़ को मानने वाला नहीं था। गुरुद्वारे में मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर कहा गया कि जी हम तो मुसलमान नहीं बनेंगे और ना ही हम अपना गांव छोड़ेंगे। मुझे याद है, क्योंकि मेरी 16-17 साल की उम्र थी, तो मुझे तो हर एक चीज़ याद है। गलियों पे खड़े होकर हमने पहरा दिया हुआ है। तो वो मैं आपको ये बताने लगा था कि वहाँ पे जो लोग मारे गए, क्योंकि यहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना की आपस में लड़ाई चल रही थी, वो तो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, मगर जो मारा गया वो गरीब आदमी मारा गया वहाँ पे। तो मुझे इस बात का दुख है, वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे जब याद आता है तो हमेशा मेरी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। बंटवारे से उपजे इस दर्द को मिल्खा कभी भूल नहीं पाए। ये संभव ही नहीं था। अपनों की लाशों के ढेर में भविष्य के सुनहरे सपनों की राख को जब भी हवा लगती, वहां से चिंगारियां फूटने लगती।
वो जो कबायली मुसलमान थे वो आए, उन्होंने आके हमारे जो पड़ोस वाले गांव थे उनको गाली निकाली मुसलमानों को कि आपने काफिरों को यहाँ पे पनाह दे के रखी हुई। तो उन लोगों ने आके हमें मारा, ना कि हमारे जो पड़ोसी गांव थे उन लोगों ने हमें कुछ कहा। मेरे बहन भाई, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे माँ बाप, 8 बहन भाई में से हम 4 बच के आए, 4 तो मारे गए। तो जो 4 मेरे बहन भाई वहां पे मारे गए, माँ बाप मारे गए, तो वो मेरी आंखों के सामने ये सारी घटना हुई। और ये जो मूवी का नाम रखा गया है भाग मिल्खा भाग, ये मेरे बाप के लफ्ज थे कि मिल्खा सिंह यहां से भाग जा, ये तुझे जान से मार देंगे। क्या बीता जब किसी के माँ बाप बच्चे के मारे जाएं और आपका सारा गांव ही मारा जाए, किसी की टांग यहां पड़ी हुई है, किसी का सिर वहां पड़ा हुआ है, किसी की बाजू वहां पड़ा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो वहां पे बॉडीज पड़ी थी, जब मेरे ब्रदर गए उनको जलाने के लिए तो पछाने नहीं जा रहे थे कि मेरा बाप कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी माँ कौन है। इसी तरह से वहां पे लाशें पड़ी थी और गिरजे और कुत्ते जो थे वो लाशें खा रहे थे, डॉग जो थे वो जो बॉडीज को खा रहे थे। तो अभी तक वो दर्द जो है मेरे दिल में से नहीं जाता। हमेशा जब भी वो सीन मुझे याद आता है तो रात को मैं खड़ा हो जाता हूं उठ के कि ये क्या हुआ हमारे साथ उस टाइम। अपने गांव से भागकर पास के जंगल में मिल्खा ने अपनी जान बचाई। पूरी रात वे उसी जंगल में पड़े रहे। मिल्खा को यह लगता था कि उनका पूरा परिवार ही कत्ल कर दिया गया है और अब उनके आगे पीछे कोई भी अपना नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से दिल्ली की गाड़ी में सवार हो गए। आतताइयों से अपनी जान बचाने के लिए वे महिलाओं के डिब्बे में सवार होकर छिपते छिपाते दिल्ली पहुंचे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स शरणार्थियों से भरे पड़े थे। गंदगी, बीमारी और भूख से जूझते हुए मिल्खा ने इसी पुरानी दिल्ली स्टेशन पर 3 हफ्ते गुजार दिए। जब मैं पार्टीशन के बाद जितने भी रेफ्यूजीज थे वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर आके लैंड किया करते थे। एक नई दिल्ली है, एक पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंचा, गाड़ी आई, वहां पे रुकी, गाड़ी खून से भरी हुई थी मुझे याद है। और प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे मैं रह रहा था वहां पे सारे रेफ्यूजीज पड़े हुए थे। ना तो वहाँ पे सोने के लिए जगह थी, ना पीने के लिए पानी था, ना रोटी खाने के लिए थी। सब आदमी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। किसी की बहन मर गई, किसी का भाई मर गया, किसी का माँ मर गई, किसी का बाप मर गया। तो सारे रेफ्यूजीज वहाँ पे लैंड करते थे। तो अब इंसान सोचता है कि भाई कितनी बार बैठ के रोते रहेंगे। तो फिर मुझे वहाँ पे 3-4 लड़के हम उम्र, जो मेरी उम्र के लड़के थे, 17-18 साल के लड़के, वो मुझे मिल गए। तो सब ने ये सोचा कि भाई अब कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ के अंदर, क्योंकि जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप लैंड करते थे तो वो आपके घर का पता लिखते थे, कहाँ से आए हो, और कोई आपका रिश्तेदार यहाँ पे या ये वो सारी चीज़ें पूछते थे। हमें लिखाना पड़ता था वहाँ पे, मेरा नाम मिल्खा सिंह है, मेरा गांव गोबिंदपुरा है, पाकिस्तान मुल्तान के पास था, मैं वहाँ से आया हूँ। वो सारी चीज़ मैंने वहाँ पे लिखाई। तो वो रोज़ पुकारते रहते थे कि फलाने का रिश्तेदार है यहाँ पे, ये है वो है, अगर किसी को खबर चले तो वो आके पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आके मिल ले। यही मिल्खा की मुलाकात अपनी एक बहन से हुई और फिर वे पुराना किला में बने शरणार्थी शिविर में रहने के लिए आ गए। दरअसल दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जीवन बहुत दुष्कर था, असहनीय था। अपना जीवन चलाने के लिए मिल्खा ने छोटे छोटे काम भी किए, एक दुकान पर क्लीनर की नौकरी भी की, लेकिन मुश्किलों से पीछा नहीं छूटा। जब माँ बाप की डेथ हो जाए, बच्चा 14-15 साल का बच्चा है, यहाँ आता है, माँ बाप नहीं है, कोई सहारा नहीं है उसका, रेलवे स्टेशन दिल्ली के ऊपर पड़ा हुआ है और लोग रोटियां पका के लाते हैं, वो इस तरह से डालते हैं जैसे कुत्तों को रोटी डाली जाती है। जिसको रोटी मिल गई वो खा गया, नहीं तो भूखा स्टेशन पे पड़ा हुआ है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, फेंक देते थे रोटी, जिसको मिल गई जिसने उठा ली वो खा ली। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इतने रेफ्यूजीज वहां पे आ रहे थे दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर कि यहाँ लाश पड़ी हुई है, बॉडी पड़ी हुई है, वहां बॉडी पड़ी हुई है, लोग नींद में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, भूखे पड़े हुए हैं। तो मैंने बहुत बुरे दिन देखे। आपको मालूम नहीं है कि मैं जेल में रहा हूँ, तिहाड़ जेल के अंदर। जब मैं शादरा से दिल्ली ट्रेवल कर रहा था तो मेरा ख्याल है कि 1 आने की टिकट हुआ करती थी। आपको मालूम है 1 रुपए के अंदर 16 आने होते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं शादरा से दिल्ली ट्रेवल कर रहा था तो रास्ते में जमुना ब्रिज जो है, जमुना ब्रिज के ऊपर स्पेशल चेकिंग हुई तो मैं पकड़ा गया। ये 48 की बात है। जब पकड़ा गया तो उन्होंने मेरे ख्याल 2.5 रुपए या 3 रुपए जुर्माना कर दिया। जब आपकी जेब में एक पैसा नहीं है तो 2.5-3 रुपए आप कहां से दे देंगे। तो फिर वो जब उन्होंने कहा कि नहीं इसको जेल भेज दो तो मुझे जेल भेज दिया। उन्होंने जेल भेज दिया तो मेरी बहन ने
कान की बालियां बेच के आके उसने मुझे जेल में से छुड़ाया और 2.5-3 रुपए जुर्माना दिया। जिंदा रहना जीवन की पहली प्राथमिकता है। पुराना किला के शरणार्थी शिविर में रहते हुए मिल्खा जीवन को पटरी पर लाने की लगातार कोशिश करते रहे। पैसे की लाचारी में वो जेल यात्रा भी कराए थे। पेट की आग होती ही ऐसी है। देखिए, बात ये होती है कि पहले सबसे पेट है। जब भी इंसान कोई काम करता है वो पेट से ही करता है। अगर आपके पास रोटी खाने के लिए नहीं तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मिल्खा सिंह डाकू भी बन सकता था, मिल्खा सिंह चोर भी बन सकता था, क्योंकि ये चीजें, पेट जो है आपको सब कुछ करवाता है। मिल्खा सिंह जेल गया, क्यों गया? सिर्फ 2 पैसे की टिकट के लिए। तो वो चीजें जब इंसान देखता है कि उठा के मुझे जेल में डाल दिया, और जब मेरी मुलाकात हुई उन लोगों से जो चोर हैं, डाकू हैं जेल के अंदर, तो आदमी ये सोचता है कि यार भूखे मरने से तो ये अच्छा है कि इनके साथ मिल जाओ, क्यों ना ऐसा काम करो। तो मैंने तो वो इरादा बना लिया था जब जेल गया था। मैंने कहा मैं इन लोगों के साथ एटलीस्ट मुझे रोटी तो खाने को मिल जाएगी। परंतु नियति को यह मंजूर नहीं था। मिल्खा की हथेलियों में इस देश की गौरव गाथा को बढ़ाने वाले कर्म से जुड़ी लकीरें थीं शायद। तभी तो एक दिन अपने शरणार्थी शिविर के कुछ दोस्तों के साथ मिल्खा उस केंद्र पर पहुंच गए जहां पर सेना के लिए भर्ती की जा रही थी। हम 3-4 लड़के जो थे हम उम्र, तो हमें पता चला कि रिक्रूटिंग ऑफिस जो है वो लाल किला जहाँ पे है, लाल किले के पास में आर्मी का रिक्रूटिंग ऑफिस है, तो वहाँ पे भर्ती के लिए ट्राई की जाए। तो हम तीनों गए। अब 50 पोस्टें निकली हैं, तो सारा रेफ्यूजी जितने भी लोग थे आए हुए पाकिस्तान से, वो सारे वहाँ पहुंचे हुए हैं। 50 पोस्टों के लिए 5000 आदमी पहुंचा हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि 50 पोस्टें हैं, 5000 आदमी है। फिजिकली तो मैं फिट था। उन्होंने चेस्ट मेरी देखी ठीक थी, हाइट मेरी देखी ठीक थी, वेट मेरा देखा ठीक था। टेस्ट जो उन्होंने कहे वो हमने पूरे कर दिए। तो मैंने 2-3 बार ट्राई की तो सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर मेरे एक भाई थे जो बच के आए थे, वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो मैंने उन्हें कहा, मेरे से बड़े थे, तो मैंने उनसे कहा भाई अब मेरी तो पढ़ाई भी नहीं है, छूट गई है, कोई काम भी नहीं है, मैं जेल भी चला गया हूँ, बगैर टिकट पकड़ा गया था, जेल भी चला गया, तो आप मुझे अगर आर्मी में करा सकते हो तो करा दो। फिर उसने, मेरे भाई ने, उनके साथ एक आदमी था, उसको कह के फिर जाके मैं सिलेक्ट हुआ और आर्मी में चला गया। तो आर्मी में जाने के बाद ही मिल्खा सिंह को पता चला कि 400 मीटर क्या होता है, ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं। इन चीज़ों का, इसका क्रेडिट जो जाता है वो आर्मी को जाता है। उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे दौड़ना सिखलाया। कल एक रेस होता, इसके बारे में आपको हमारा सेंटर का कोच बताता। विश्राम, मेरा नाम हवलदार गुरदेव सिंह है। इंडियन आर्मी हर जगह हर वक्त देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रही है। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी ने हमारे देश को कई शानदार खिलाड़ी भी दिए। कल सवेरे एक क्रॉस कंट्री दौड़ होगी 6 मील की। उस दौड़ में पहले से 10वें नंबर पर जो लोग आएंगे उनको मैं दौड़ की ट्रेनिंग दूंगा, और आने वाली ब्रिगेड गेम्स में हमारी यूनिट की तरफ से दौड़ेंगे। यह मुकाबला होगा दौड़ का, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए दौड़ोगे, कोई शक नहीं। बात यह थी कि आर्मी के अंदर जो भी जवान जाते हैं, रिक्रूट जब भर्ती होकर जाता है, तो आर्मी के अंदर वो क्रॉस कंट्री होती है। तो वो क्रॉस कंट्री होनी थी, 15-20 दिन मुझे हुए थे आर्मी में गए हुए, तो सुबह क्रॉस कंट्री थी। अब ये लोगों को मालूम नहीं था कि मिल्खा सिंह 10 किलोमीटर जो था अपने गांव से, वो सिटी के स्कूल जाता था और 10 किलोमीटर वहां से वापस आता था। तो जहां पे घास का पैच मिलना, 1 किलोमीटर 2-2, 3-3 किलोमीटर दौड़े जाना, रेत के टिब्बे, रेत गर्म हुआ करती थी, नंगे पांव जाते थे हम। तो एक लड़का मेरे साथ और हुआ करता था। तो वो जहां पे हमें घास का पैच मिलना, तो वहां पे हमने जाके पैर ठंडे करने, जब थोड़े पैर ठंडे होने फिर दौड़ना शुरू कर जाना। मई, जून, जुलाई के अंदर कितनी गर्मी होती, नंगे पैर जाते थे, जूते का मतलब ही नहीं था। तो वो ये हुआ कि जब आर्मी में क्रॉस कंट्री हुई, पहली क्रॉस कंट्री, तो मेरा स्टेमिना तो वो गांव से थोड़ा बहुत बना हुआ था, दौड़ना तो जानते ही थे हम वो। तो वो जब एकदम दौड़ना शुरू किया तेज, तो पेट जड़ गया, पेट दर्द होना शुरू हो गया, फिर बैठ गए, फिर दौड़ना शुरू कर दिया, फिर दौड़ना, जब देखता था पीछे से जवान आ गए फिर दौड़ना शुरू कर देना। तो वो करते करते मैं 6ठे नंबर पे आ गया। जब 6ठे नंबर पे आ गया तो अब ये देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मैं 6ठे नंबर पे आ गया हूं। ओए नेस्ती, और दौड़ता तो तू बहुत चंगा है, बैठ क्यों गया था?
पेट ने पकड़ लिया था उस्ताद। अब आगे से नहीं पकड़ेगा, हम सिखाएंगे। जी उस्ताद। जब रात को रोल कॉल दोबारा हुई, जहां पे 300-400 जवान इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने मेरा नाम भी वहां पे पुकारा। अब मिल्खा सिंह, ना कोई मिल्खा सिंह को जाने ना कोई पहचाने, सब रिक्रूट एक बराबर हैं। वहां पे सब बैरक में रहते हैं, वहां बंगाली भी हैं, मद्रासी हैं, बिहारी हैं, पंजाबी हैं। तो वो 50 जवान जो बैरक में रहते थे, जब रोल कॉल में मेरा नाम आया, तो जब मैं बैरक में वापस गया तो उन लोगों ने खुशी से मुझे कंधे पे उठा लिया कि आपने हमारी बैरक का नाम ऊंचा कर दिया। तो ये जो थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आदमी को कोई जानता नहीं है। अब मैं नहीं जानता जुझार सिंह कौन है, एकदम जुझार सिंह का नाम आ जाए, ओहो जुझार सिंह जुझार सिंह जुझार सिंह। तो मैं ये सोचने लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया, मिल्खा सिंह को कोई जानता ही नहीं है, एकदम मिल्खा सिंह को कंधे पे उठा लिया, तो आदमी कितना इंस्पायर होता है। सेना में भर्ती होकर मिल्खा को रास्ता तो मिल गया, लेकिन लक्ष्य भी बहुत दूर था। दरअसल तब तक मिल्खा को भी नहीं मालूम था कि उनका कोई लक्ष्य भी है, सिवाय नौकरी करके अपना पेट पालने के। लेकिन धीरे धीरे मिल्खा की उड़ान आकार लेने लगी थी। उसी के अनुरूप मिल्खा दिन रात अभ्यास और तैयारियों में लग गए थे। सेना में आकर मिल्खा अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे और नया इतिहास भी रच रहे थे, अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और लगन से। 400 meters sprint. Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win for Southern Command. It's the start of the men's 400 meters. Milkha Singh of the services wins, timing 47.4 seconds. आप दौड़ को नहीं जानते। एक बार आप गिर जाओ बेहोश होके, तो उस टाइम आप कहते हो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बैक एक हो रही है, और आप कहते हो भगवान मुझे अभी बचा ले, इसके बाद मैं कभी नहीं दौड़ूंगा। मगर हमारे जमाने में सिर्फ तालियों की गूंज, शाबाश 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 मिल्खा सिंह। वो चीज जब आती थी सामने, कोच कहता था नहीं, आपकी इज्जत क्यों है सारे हिंदुस्तान के अंदर, आपकी इज्जत दुनिया में क्यों है, ये हार्ड वर्क की वजह से। तो आपने ये करना ही करना है, चाहे किसी भी हाल में करना है। कितनी बार डेथ बेड पे रहा, कितनी बार मुझे ऑक्सीजन लगी रही, 2 दिन के अंदर आदमी की ना हो जाती है, कहता है मैं नहीं करूंगा ये काम, कभी नहीं करूंगा। और मैंने 12 साल 13 साल ये काम किया। ग्राउंड में जब जाता था मैं, तो मुझे जैसे शेर बैठा है ऐसे नजर आता था, खा जाएगा मुझे। हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि ग्राउंड की तरफ मैं देख भी जाऊं, मगर वो लोगों की तालियां, लोगों की शाबाश, वो मुझे उठाए चली जा रही। उस जमाने में पैसा तो नहीं था। तो आज दुनिया में अगर नाम मशहूर है तो इट इज बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ विल पावर, बाकी कोई चीज नहीं। किसी भी फील्ड के अंदर कोई इंसान अगर आगे बढ़ना चाहता है, इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता नहीं। आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मुकाबला कितना है, कितना कंपटीशन है हर फील्ड के अंदर। तो उनसे अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात बनने वाली। सैन्य खेलों के साथ साथ मिल्खा अब न सिर्फ राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रहे थे, बल्कि अपने प्रदर्शन से खेल प्रेमियों के दिलों में यह उम्मीद भी पैदा कर रहे थे कि भारत ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भी अपना परचम जरूर लहराएगा। 400 meters sprint. Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win for Southern Command. It's the start of the men's 400 meters. Milkha Singh of the services wins, timing 47.4 seconds. It's a warm day in Trivandrum, but the stands are packed for the National Athletic Championships. The 400-meter race in progress. Close tussle, but Milkha Singh of the services forges ahead, timing 47.1 seconds. The 19th National Games are held in Delhi. Milkha Singh of the services runs the distance in 10.4 seconds. Again, the 200 meters. He betters his own national and Asian records by clocking 20.8 seconds. In the 400 meters also, Milkha Singh establishes a new record timing of 46.1 seconds. 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धाओं में मिल्खा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, पर वहां अनुभव की कमी आड़े आई। पर वहीं मिल्खा को 400 मीटर के चैंपियन चार्ल्स जेनकिंस से मिलने का मौका मिला। सुबह ही
हमारे ट्रायल थे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए। अब मुझे डॉक्टर ने कहा और मेरे कोच ने कहा कि मिल्खा सिंह आपको बुखार है, मत दौड़ो, मर जाओगे। मैंने कहा चाहे मैं मर जाऊं मगर मैं दौड़ूंगा ज़रूर, मैंने इतनी मेहनत की हुई है। तो मैं दौड़ा। तो मेलबोर्न जाने के बाद मुझे पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, 400 मीटर कैसे दौड़ी जाती है। जब मैं फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया और फिर मेरे दिल में आग थी कि जो लड़का वहाँ पे अमेरिकन लड़का 400 मीटर के अंदर फर्स्ट आया था मेलबोर्न ओलंपिक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 56 में, मैंने कहा कि मैं उस लड़के के पास जाऊंगा। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना आती थी, मैंने उसे इशारों में समझाया, जाके टूटी फूटी थोड़ी बहुत बात समझाई मैंने उसको। तो वो लड़के को मेरे को मिलने की ख्वाहिश थी कि जो लड़का 400 मीटर में फर्स्ट आया मैंने उसे ज़रूर मिलना है, उससे पूछना है कि उसका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, वो क्या करता है, जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है उसमें क्या खूबी क्या है उसमें। तो आपको मालूम है कि ओलंपिक विलेज होता है, सारी टीम जो होती हैं वो आसपास होती हैं, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट की वॉक के ऊपर। अमेरिकन टीम हमारे इंडियन टीम के पास ही रह रही थी। तो मैं उस लड़के के पास चला गया। तो जब मैं उसके कमरे के बाहर गया तो मुझे अब जानता ही नहीं वो मैं कौन हूँ क्या है। मुझे कहता है यस जेंटलमैन व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैंने कहा माई नेम इज मिल्खा सिंह, आई वांट योर कोचिंग शेड्यूल। मैंने 3-4 बार उसको रिपीट किया। यू वांट माई कोचिंग शेड्यूल, बट आई हैव नो टाइम टुडे, कैन यू कम टुमारो। तो मैं उसी तरह से वापस चला गया, पास में तो रहते थे हम वहाँ पे। नेक्स्ट डे फिर पहुँच गया। अब मैंने उसे इशारों में बताया कि आई एम मिल्खा 400 मीटर। कहता यस योर कोचिंग शेड्यूल। मैंने 2-3 बार उसे कहा तो वो समझ गया कि ये मेरा कोचिंग शेड्यूल चाहता है। तो मुझे कहता है कि व्हाट इज योर टाइमिंग इन 400 मीटर। तो उस टाइम मैं 48 सेकंड में दौड़ता था। मैंने कहा 48 सेकंड्स, वेरी गुड। वो दौड़ता था 46 सेकंड में। 2 सेकंड का फर्क, कम से कम 15-20 गज का फर्क था। आपको मालूम है ओलंपिक गेम में तो फोटो फिनिश होती हैं। तो उसने वो सारी बात समझ के मेरे से फिर उसने अपना प्रोग्राम मुझे लिखा कि मैं मंडे को क्या करता हूँ, ट्यूसडे को क्या करता हूँ, वेडनेसडे को क्या करता हूँ, कितनी क्रॉस कंट्री करता हूँ, कितनी हिल रनिंग करता हूँ, कितनी सैंड रनिंग करता हूँ, कितने स्टार्ट लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसने मुझे बतलाई। तो जब मैं वापस आया वो उसने लिख के दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर का ये। तो रास्ते में मैंने अपने कोच से बात की प्लेन के अंदर। कहता मिल्खा ये विल पावर के बगैर ये चीज़ होने वाली नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विल पावर मिल्खा सिंह के अंदर थी, डेडिकेशन मिल्खा सिंह के अंदर थी। हुआ ये कि जब प्लेन लैंड किया दिल्ली में, मैंने लैंड किया तो नेशनल स्टेडियम में हमने जाना था ठहरने के लिए दिल्ली में, आजकल जिसे ध्यानचंद स्टेडियम कहते हैं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। मैंने धरती माता की कसम खाई कि जब तक मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा कोच आता था ट्रेनिंग देने के लिए, जिस दिन मैं उसके कहने से काम नहीं करता था वो रोना शुरू कर देता था। कहता था मिल्खा मैं कल यहाँ नहीं आऊंगा। रात दिन वो सोता नहीं था, उसके दिमाग में ये बात थी कि मैंने मिल्खा सिंह से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ाना है और मिल्खा सिंह में हिम्मत है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जब मैं गिर जाता था बेहोश होके, ब्लड वॉमिट करता था, यूरिन के जरिए ब्लड जाता था, तो दूसरे लड़के छोड़ के अलग बैठ जाते थे। वो कहते कोई साहब हमने नहीं मरना है, ये मरता है तो मरने दो। तो कोच मेरे कानों में ये कहता था मिल्खा सिंह उठो, एक और लगानी है। मैंने कहा कोई साहब मुझे तो वॉमिटिंग हो रही है, मुझे मेरा तो बुरा हाल है, तो आप कह रहे हैं कि एक और लगानी। कहता नहीं एक और लगानी है, वही चीज़ जो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ाएगी। तो जब मैंने एक और लगानी तो फिर वॉमिटिंग होनी और बेहोश पड़े रहना मैंने कितनी देर। और रोज का ये काम था। मैं कहता था किसी दिन भगवान मुझे बचा ले, मैं भगवान के हाथ जोड़ता था कि मैं नहीं दौड़ूंगा आगे से, मुझे बचा ले आज, क्योंकि रोज ही बेहोश हो जाता था। मगर इरादा इतना मजबूत था, विल पावर इतनी थी मेरे में कि मैंने ये काम करना ही करना है। उसका क्रेडिट मैं अपने कोच को देता हूँ, उसका क्रेडिट मैं आर्मी को देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि मैंने तिरंगा झंडा लहराना था USA के अंदर, मिशिगन के अंदर, मुझे अभी तक याद है। वहाँ पे करीबन 35,000 इंडियन इकट्ठा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं मिल्खा सिंह यहाँ पे आए और आके तिरंगा झंडा, 15 अगस्त की बात है, ये करीबन कोई 6-7 साल पहले की बात है। तो मुझे पता चला कि वही कोच जो मुझे ट्रेनिंग देता था रणबीर सिंह, कि वो बीमार है और मिशिगन में रह रहा है, करीबन कोई 10-15 मिनट की ड्राइव के ऊपर। तो मैंने गाड़ी भेजी, कार भेजी, मैंने कहा उसको वहाँ से लेके आओ। वो कोच को लेके आए। जब मैं स्टेज पे बोल रहा था तो कोच आया व्हील चेयर पे वहाँ पे, और मैंने 35,000 इंडियंस के सामने
रणबीर सिंह को ऐसे उठाया कुर्सी से, जोर से लिफ्ट किया, अपने कंधे पे लाया। मैंने कहा दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आज दुनिया में मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है तो इसका क्रेडिट जो है इस कोच को, रणबीर सिंह को जाता है। लोगों ने बड़ी क्लैपिंग की उसके लिए, बड़ी क्लैपिंग की, कहा कि ये आदमी है जिसने मुझे बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1958 में कार्डिफ ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ खेलों में 440 यार्ड की दौड़ में मिल्खा को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इन खेलों में ट्रैक एंड फील्ड में ये भारत का पहला स्वर्ण पदक था। Milkha Singh of the Indian Army takes an early lead in the 440 yards final of the British Commonwealth and Empire Games at Cardiff. Although drawn in the fifth lane and thus unable to see any of his rivals, the Indian outclasses the favourite, South Africa's Spence, to win the quarter-mile final. जिस दिन मैंने हिंदुस्तान के लिए पहली बार सोने का तकमा ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जीता, उस दिन रियली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दूसरा खुशी का मौका वो था कि जब मैं दुनिया का माना हुआ एथलीट चुना गया और मुझे अमेरिका ने हेल्म्स ट्रॉफी अवार्ड की। मिल्खा सिंह दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके थे, पर अभी उनका फ्लाइंग सिख बनना बाकी था। अब्दुल खालिक एक एशिया का बहुत ही माना हुआ एथलीट था। मिल्खा सिंह से पहले इसका नाम सारे एशिया के अंदर छाया हुआ था, क्योंकि एशिया के अंदर इसने गोल्ड मेडल जीते हुए थे एंड एशिया के अंदर फास्टेस्ट मैन जो था ये अब्दुल खालिक। तो जब इनविटेशन आया तो मुझे इन्होंने कहा पाकिस्तान जाने के लिए, तो मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। वो इनकार इसलिए किया बिकॉज जो 47 में हुआ था नाइट को, वो जब सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे माँ बाप, किस तरह से मेरे बहन भाई किस तरह से मारे गए और किस तरह से उनको मारा गया, तो वो सीन देखने के बाद मैं नहीं चाहता था, मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं पाकिस्तान जाऊं। मगर पंडित जी ने कहा नहीं, आप भूल जाओ सब बात को, और वो मानने के बाद फिर मैंने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। स्टेडियम गए तो जब दौड़ें शुरू हुई तो वो वही बात हुई कि 100 मीटर अब्दुल खालिक जीत गया और 400 मीटर मैं जीत गया लाहौर के अंदर। 200 मीटर के अंदर मेरा और अब्दुल खालिक का मुकाबला था। तो स्टेडियम के अंदर 60,000 आदमी बैठा था, ऐसे लगता था कि यहाँ पे स्टेडियम के अंदर चिड़ी भी नहीं, इतनी खामोशी छाई हुई। मैंने स्टार्टिंग ब्लैंक पे बैठा और जब ऑन योर मार्क हुआ, सेट फेयर हुआ, रेस शुरू हो गई। तो अब्दुल खालिक जो था मेरे से करीबन कोई पहले 100 मीटर के अंदर 2-3 गज आगे था, क्योंकि वो 100 मीटर दौड़ता था, फास्ट रनर था। तो जब लास्ट वाला 100 मीटर आया तो उस 100 मीटर के अंदर मैंने उसको पकड़ना शुरू किया। अब सारा स्टेडियम गूंज उठा और कह रहे हैं अब्दुल खालिक कमान, अब्दुल खालिक कमान, अब्दुल खालिक। तो इतने में हम जनरल अयूब के सामने से, जब 50 मीटर रहेगी रेस, तो उनके VIP गैलरी के सामने से गुजरे तो जनरल अयूब भी खड़ा होकर कहता है कमान अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक पीछे हटता चला गया और मैं करीबन कोई 2-3-4 गज से फर्स्ट आ गया। तो फिर ये डिमांड थी कि भी मिल्खा सिंह को कहा जाए कि स्टेडियम का वो एक चक्कर लगाए। तो वो जब मैंने स्टेडियम का एक चक्कर लाया, 60,000 आदमी बैठा था, जिसमें 10,000 और बुरके वाली भी बैठी थी। तो जैसे मैं हाथ हिलाता हुआ जा रहा था तो वो लोग कहते हैं, ये प्रेस वालों ने दिया कि भी जो बुरके वाली औरत बैठी थी उन्होंने भी सब ने बुरका उतार के देखा कि ये सिंह है जिसने हमारे अब्दुल खालिक को यहाँ पे हराया है। तो फिर जनरल अयूब जब आए विक्ट्री स्टैंड के ऊपर मेडल डालने के लिए, तो उन्होंने पुकारा इंडिया का मिल्खा सिंह फर्स्ट। मैं फर्स्ट स्टैंड पे खड़ा हो गया विक्ट्री स्टैंड के ऊपर। फिर उन्होंने बुलाया मक्खन सिंह इंडिया का सेकंड। फिर उन्होंने बुलाया पाकिस्तान का अब्दुल खालिक थर्ड। तो तीनों हम विक्ट्री स्टैंड पे खड़े थे। तो उन्होंने आते ही पंजाबी यूज़ की मेरे से कि मिल्खा सिंह जी तुसी लाहौर दे विच आके दौड़े नहीं, तुसी लाहौर दे विच आके उड्डे हो और पाकिस्तान जो है आपको फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। तो दोस्तों, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह के जीवन से जुड़ी इतनी सारी बातें, इतनी सारी दास्तानें हमने सुनी हैं उन्हीं की जुबानी। हमें उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये बातचीत आपको प्रेरणा देगी और हम खेल के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के गौरव के लिए हमेशा समर्पण भाव से, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ यूं ही आगे बढ़ेंगे, मुश्किलें चाहे जितनी भी हों। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। अब जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।